सबसे पहले मैं देख लेते हैं कि आदर्श विद्यालय होता क्या है। वैसे तो बहुत हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, और जितने लोग बताएंगे उतने तरीके के बता सकते हैं। जो प्रमुख भूमिका होती होगी एक विद्यालय की, आदर्श विद्यालय की, वो बताने का प्रयास करता हूँ मैं। सबसे पहला होना चाहिए कि आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए। एक विद्यालय आदर्श विद्यालय तभी होगा जब तक आधारभूत सुविधाएं उसमें होंगी। अगर मान लीजिए यही कॉलेज है और अभी बारिश हो रही है और बारिश टपक रहा होता तो ना ये काम हो पाता, ना हम बता पाते। उसी तरह से हमारे बिहार में भी कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। हमारे विद्यालय भी ऐसे हैं। तो सबसे पहला काम है कि अगर विद्यालय है तो वो आधारभूत सुविधाएं हों, प्रॉपर क्लासरूम हो, शौचालय की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ताकि बच्चे शिक्षा के माहौल को निर्माण कर पाएँ। कम से कम वो ये तो देख पाएँ कि अगर जरूरत पड़े तो पानी पी पाएँ, नहीं तो भूखे पेट भजन ना होए। ये कहावत हमने सुनी है। तो अगर बच्चा प्यास लगी हुई है और हम बार बार कह रहे हैं कि पानी वो पढ़ो पढ़ो, तो बच्चा किसी आधार पर पढ़ नहीं सकता। तो सबसे पहला भूमिका होगी आधारभूत सुविधाओं का। दूसरा है सुरक्षित वातावरण। जब तक सुरक्षित वातावरण बच्चों के लिए नहीं निर्मित होगा, साथ ही साथ शिक्षकों के लिए, तब तक पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। अभी हाल ही में एक पटना की घटना थी जिसमें एक बच्चा है उसको मार के गटर में डाल दिया गया था। तो एक कोई भी बच्चा अगर किसी भी विद्यालय के प्रति ऐसा माहौल निर्मित हो जाता है तो जाहिर सी बात है माँ बाप क्यों भेजेंगे स्कूल। तो सब दूसरा काम हमारा है कि बच्चे वहाँ पर सुरक्षित महसूस करें और साथ ही शिक्षक भी महसूस करें। तो दूसरा है कि सुरक्षित वातावरण होना चाहिए विद्यालय में। तीसरा है पक्षपात मुक्त वातावरण होना चाहिए। पक्षपात नहीं होना चाहिए किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, या किसी भी तरीके का हो। जब पक्षपात होगा तो उसमें जाहिर सी बात है दूसरे किसी भी लिंग का, जाति का, धर्म का व्यक्ति असुरक्षित महसूस करेगा। उसकी जो इच्छा है पढ़ने की, आने की विद्यालय की, वो खत्म हो जाएगी। तो तीसरा हमारा ये है कि वो पक्षपात मुक्त वातावरण होना चाहिए। किसी प्रकार का पक्षपात नहीं लेना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। अगला है शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार जो है शिक्षक मौजूद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में लगातार 120 बच्चे बैठे हो तो एक शिक्षक कैसे पढ़ा सकता है। उसका जीता जागता उदाहरण अभी है वर्तमान में हमारे विद्यालय में 14 शिक्षक हैं, जिसमें से 11 का डिप्यूटेशन लगा है यहाँ पे। तो 3 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, पूरा विद्यालय संभालेंगे। अगर ऐसी माहौल हमारे पूरे बिहार का हो जाएगा तो जाहिर सी बात है शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो शिक्षक छात्र अनुपात के हिसाब से शिक्षकों को हमें हमारे विद्यालय में होने चाहिए ताकि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अगला है मनोवैज्ञानिक के आधार पे, जो हमारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहता है या शिक्षण शास्त्र कहता है, उसके अनुसार शिक्षण विधियों का उपयोग करते हुए हमें पढ़ाना चाहिए। ना कि अपने हिसाब से जैसा हमें सहूलियत है वैसा। हर पाठ की एक विधि होती है, हर चीज़ पढ़ाने का एक विधि हो सकती है। हर एक बच्चा अलग तरीके से सीख सकता है। तो हमें हर एक चीज़ को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का, साथ ही साथ अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बच्चा सही से पढ़ पाए। ये एक आदर्श विद्यालय है। इसके अलावा भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे समाज में आदर्श शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, तो सबसे पहला आदर्श जो होगा वो एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में होना चाहिए। शिक्षक जब भी समाज में चले या विद्यालय में चले तो वो सबका हीरो होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है देख करके ये कह रहा है कि ये मसला ऐसा है। तो हमें प्रयास करना है कि हमें रोल मॉडल बनना है, वो स्कूल में हो, चाहे बच्चों के लिए, चाहे समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए। तो हमें प्रयास करना है कि अपने में ऐसे माहौल, ऐसे चीज़ें इंटीग्रेट करना है, ऐसे चीज़ें अपने व्यक्तित्व में लाना है ताकि हम कहीं भी खड़े हों समाज में सब व्यक्ति सम्मान के रूप में देखें और हमें जो गौरव हमने खो दिया है शिक्षकों का वो धीरे धीरे हम ला पाएँ। दूसरा है प्रबंधक। हमारे एज अ शिक्षक होते हुए हम जब टीचर होते हैं तो ये नहीं कि हमारा केवल पढ़ाने का काम होता है, हमें इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। सबसे उसमें प्रबंधन का भी है। हमें ये देखना है कि अगर 3 शिक्षक ही हैं और सारे क्लास लगाने हैं तो कैसे लगेगा। ये देखना है कि मिड डे मील सही से खा सके बच्चे। ये देखना है कि अगर टूटी टूट गई तो कैसे बन जाएगी। पंखा खराब है तो उसमें क्या होगा। तो हमें लगातार प्रबंधन का काम करना होता है हमारे विद्यालय में। समय सारणी निर्मित करना, उसको लागू करना। तो ऐसे कई काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो प्रबंधक के रूप में शिक्षक का काम दूसरा होता है। तीसरा है मोटिवेटर। कई बच्चे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। कई बच्चे हो सकते हैं कि बार बार फेल हो रहे हैं, तो बार बार सीखने का प्रयास करें, नहीं सीख पा रहे हैं। तो हमें ये एक शिक्षक को मोटिवेटर होना चाहिए। जब वो क्लास में जाए तो ऐसा बोले कि बच्चे जो हैं वो उसकी बातों को सुन करके अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। ना कि ऐसा कि जीवन में कुछ नहीं है, कितना भी कर लो तुम ऐसे ही रहोगे, समाज में तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं। जबकि हमें जब भी बात करे वो तो आशावादी होकर के मोटिवेट करे बच्चों को, ताकि बच्चे, छोटे बच्चे भी, चाहे वो कितनी भी परेशानियाँ होंगी, उस सभी समस्याओं का निदान करके वो आगे बढ़ जाएगा। अगला है कक्षा प्रबंधन। जब हम कक्षा में जाते हैं तो कक्षा प्रबंधन एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे मान लीजिए कि पंखा खराब हो गया तो पीछे वालों को हम आगे बैठाएंगे। ऐसा कोई बच्चा है जो स्पेशल चाइल्ड है
तो जो फिजिकल ई हैंडीक्राफ्ट है या अलग तरीके से, तो उस तरह से हम माहौल को निर्मित करेंगे। मान लीजिए हमारा कोई पाठ है, पढ़ाना है और हमें सर्कल बनवाना है, तो हम बेंच को इधर उधर कर देंगे। तो इस तरह से जब हम कक्षा में जाएँ तो हर एक पाठ को पढ़ाने का अलग तरीका होगा। उसी तरह से अपने कक्षा का प्रबंधन करेंगे ताकि उस पाठ को पढ़ाने में सहूलियत हो और बच्चे वो चीज़ सीख पाएँ। अगला है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है बच्चों में। सबसे शिक्षक कितना भी कोई कह ले कि शिक्षा का ये उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि बच्चा समस्या को समाधान करने वाला बने, कठिनाइयों को दूर करने वाला बने, कठिनाइयों को हल निकाल पाए। सबसे बड़ा रोल होता है। अब हमें प्रयास करना है कि बच्चे अपने तरह से समस्याओं का समाधान करें, ऐसा बनाना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए हम दिन प्रतिदिन पे अलग अलग समस्याएं दे सकते हैं। प्रयास कर सकते हैं कि समस्याओं का उनसे ज़्यादा निदान करवाएं। जितनी भी समस्या आती है, मान लीजिए क्लास नहीं है तो उस समस्या चर्चा करें। हमारे समाज में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो समाज में नहीं होना चाहिए, तो बच्चों से बात करें उससे, ताकि उनमें समस्याओं को कम से कम समस्या और उससे क्या हल हो सकते हैं वो पता चल पाए। अगला होगा विषय का संतोषप्रद ज्ञान होना। कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं ले सकता है। जाहिर सी बात है, रोज रिसर्च चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ ज्ञान आ रहा है, लेकिन एक शिक्षक एक कक्षा में जब जाता है तो उसके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो संतोषप्रद उत्तर बच्चों का दे पाए उस कक्षा के हिसाब से। तो उसके पास संतोषप्रद उत्तर होना चाहिए, उसके ज्ञान होना चाहिए ताकि उस विषय को सही से पढ़ा पाए। अगला है समाज सुधारक। हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। हम बार बार पढ़ते हैं कि चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन हम समाज में देखते हैं कि समाज होता है, ऐसा होता है, कोई मना नहीं कर सकता है। हम बार बार देखते हैं कि जाति भेदभाव नहीं होना, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में आज भी ऐसा है कि हम ऊंची जाति वाले कई बार ऊपर बैठ के खाते और नीचे वाले नहीं खाते साथ में बैठ के। तो हमें समाज सुधारक ही होना है कि हम किसी प्रकार के कुरीति में सहयोगी नहीं होंगे। अगर मान लीजिए हम अकेले खड़े हैं उस समाज में, तब भी हम अकेले खड़े रहेंगे ताकि धीरे धीरे वो संख्या बढ़े। तो समाज सुधारक होगा अगला रोल। अगला है बाल मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद। हमेशा शिक्षक को नए नए जितने भी रिसर्च होते हैं, जैसे हम बार बार पढ़ रहे हैं कि NCF बना हुआ है 2023, तो उसको पढ़ना है। NCF RT एक्ट पढ़ा हुआ है, NEP पढ़ा हुआ है, ताकि हम जितने भी नए रिसर्च हो रहे हैं शिक्षा में, शिक्षा जगत में और मनोविज्ञान के स्तर पे, हम उसको जान पाए ताकि हम अपने आप को उसी तरह से अपग्रेड कर पाएँ जिस तरह से आज के समाज में बच्चे कर रहे हैं। अगला होगा समावेशी कक्षा। हमारे कक्षा में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अच्छा ठीक है तुम्हारा बच्चा ऐसा है, स्पेशल चाइल्ड है, तो आप घर पे रखो, हम सर्टिफिकेट दे देंगे या रहने दीजिए, आने की जरूरत नहीं है। हमारी कक्षा को हमें समावेशी बनाना है, जिसमें हर प्रकार के, हर धर्म के, जाति के, रंग के और साथ ही साथ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या स्पेशल चाइल्ड है उनको भी रखना है, ताकि हम उस सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने शिक्षा पद्धति को और शिक्षक जो है अपने शिक्षण कौशल को आगे बढ़ा सकें। अगला होगा पाठ्यक्रम और पाठ प्रबंधन। हर पाठ का अपनी मांग होती है, हर पाठ को पढ़ाने की अपनी मांग होती है। हर पाठ को कैसे पढ़ाना है एक शिक्षक ही तय करेगा, हर शिक्षक अपने अपने हिसाब से तय करता है। तो उस समय भी शिक्षक को अपने पाठ को पढ़ाने के लिए सिलेबस को कैसे खत्म करना है, इसको करने के लिए उसे प्रबंधन का काम करना होता है। अगला है, इसके अलावा बहुत सकता है अनुशासन निर्माता हो सकता है कि समय पे आए, समय पे जाएँ, किसी से लड़ाई लगे तो अनुशासन निर्माता है। समाज सुधारक हो गया है। समय सारणी निर्माता की समय सारणी कैसे निर्मित होगी। बजट निर्माता, पैसे आ रहे हैं तो पैसे का कितना काम होगा कि ताकि ज़्यादा आवश्यकताएं पूरी हो सके शिक्षक की या स्कूल की। संस्कृति का विकास हो, ऐसा नहीं है हम आमतौर पे ये समझ लेते हैं कि हमें विद्यालय अगर हमारा जो है उसको संस्कृति काट के रखना है, तो नहीं। हमारे विद्यालय में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हों, चाहे वो त्यौहार के स्तर पर हो चाहे जिस स्तर पर हो, हमें बच्चे को अपने संस्कृति से जोड़ के रखना है ताकि संस्कृति में जितने भी अच्छी चीज़ें हैं बच्चा उसको प्राप्त कर पाए और सीख पाए। अगला है समय प्रबंधन। सबसे बड़ा रोल है समय प्रबंधन का। शिक्षक जो है बच्चे में अगर ये चीज़ रोल डेवलप कर देता है, वो अपने आप को समय प्रबंधन करता है। क्लास जब हो तो क्लास में जाके पढ़ाए तो बच्चा खुद सीखेगा और इससे क्या होगा कि सारा का सारा सिलेबस और सारी का सारी व्यवस्था सही रहेगी। धन्यवाद।